Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Danish Aziz, and you're watching my YouTube channel, Study Station. How are you all? Hope so people are doing well and enjoying a very happy and beautiful life. Dear viewers, as you know, हम BS English Semester 5 के कुछ सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे. And today we are going to discuss a new series. आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम एक न्यू सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे विच इज़ मॉडर्न नॉवेल्स। जी, तो हम अपनी इस सीरीज़ के अंदर मॉडर्न नॉवेल्स को डिस्कस करेंगे और मॉडर्न नॉवेल्स के अंदर अगर आप 5th सेमेस्टर की बात करें सो देयर आर 3 नॉवेल्स। 3 मॉडर्न नॉवेल्स ऐसे हैं जो कि 5th सेमेस्टर का हिस्सा हैं और हम 3 नॉवेल्स को ही हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हम एक ही वीडियो के अंदर पूरे के पूरे नावल को डिस्कस करेंगे। वीडियो जो होगी वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, सो इट वुड बी बेटर कि जब भी आप ये वीडियो देखें अपने साथ नोटबुक या रजिस्टर्स वगैरह लाजमी तौर पे रखिएगा, क्योंकि जो की पॉइंट्स होंगे आप उनको नोट डाउन करते जाइएगा ताकि एग्ज़ाम्स के अंदर आपके लिए वो हेल्पफुल हो सके। जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल में इस स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली जो आइंदा वीडियो वो उनका नोटिफिकेशन आता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट नॉवल विच इज़ हार्ट ऑफ डार्कनेस। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कमाल का, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ ट्रेजिडी यू कैन से ये नावल लिखा गया है और इसको लिखने वाले हैं जोसेफ कॉनरेड। वो विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। हम हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से डिस्कस करेंगे। तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से चीज़ों को सुनते जाइएगा। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। जी, ये जी हमारी फर्स्ट स्लाइड के अंदर यू आर वाचिंग अ पिक्चर। आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, ये तस्वीर जोसेफ कॉनरेड की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हिज बायोग्राफी, फिर हम आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। जी, पहले हम इसकी बायोग्राफी देख लेते हैं। ही वाज बोर्न इन 1857, 1857 में जी इसकी पैदाइश हुई थी एंड डाइड ऑन 1924, और 1924 को इसकी मौत हुई थी आफ्टर यू कैन से 77 ईयर्स। 77 साल की उम्र के अंदर इस बंदे की, इस राइटर की, नॉवलिस्ट की मौत होती है। ही वॉज अ पॉलिश ब्रिटिश। जी, पॉलिश ब्रिटिश। ये जो राइटर था वो एक पॉलिश ब्रिटिश था। अब पॉलिश ब्रिटिश क्या होती है, आपके जहन के अंदर सवाल तो लाजमी तौर पे आएगा। ब्रिटिश यू कैन से बरतानिया, बरतानिया के कुछ पोल्स बने हुए हैं जी। बरतानिया किंगडम के, बरतानिया सल्तनत के कुछ पोल्स बने हुए हैं और उन पोल्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पॉलिश ब्रिटिश कहते हैं। पॉलिश यू कैन से फ्रॉम द पोलैंड। बरतानिया का एक पोलैंड भी था, तो इसलिए जो पोलैंड के रहने वाले उनको पॉलिश ब्रिटिश भी कहते हैं। सो ही वाज अ पॉलिश ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एक नॉवल निगार था एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मीन्स के प्रोज की फॉर्म में ही लिखा करता था। वो नॉवेल्स भी थे और वो शॉर्ट स्टोरीज भी थी। ही इज़ कंसीडर्ड, इसको समझा जाता है, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर। जी, ये एक बहुत ही अजीम, बहुत ही कमाल का, एक बहुत ही बड़ा इंग्लिश राइटर इसको समझा जाता है, क्योंकि इसने जो लिखा था वो लिखा था रियलिटी बेस के ऊपर चीज़ों को लिखा था। ऐसी चीज़ें लिखी जो ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन साइकोलॉजी को, इंसानों की फितरत से वो चीज़ें डील करती थी। इस तरह की चीज़ें उसने लिखी जिसकी वजह से वो एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर बन गया। He didn't speak English fluently till his 20s। 20 साल की उम्र तक इसको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता था, बट हिसाब किताब की इंग्लिश, मीन्स कि पूरी पूरी इंग्लिश वो बोल पाता था। तो 20 साल की उम्र के बाद इसने इंग्लिश के ऊपर अपना जो था वो जोर दिया। उसके बाद इसने बोलनी स्टार्ट की। स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सेंट, मीन्स कि इसका जो एक्सेंट है वो बड़ा ही ना स्ट्रॉन्ग किस्म का फॉरेन एक्सेंट था, जिसकी वजह से इंग्लिश बोलने में इसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती थी। बिकम अ मास्टर प्रोज स्टाइलिस्ट। आपको बताया था कि इसने जो लिखा था वो प्रोज की फॉर्म में लिखा था। प्रोज की फॉर्म में लिखने की वजह से ही बिकेम द मास्टर ऑफ प्रोज स्टाइलिस्ट। मीन्स के प्रोज की फॉर्म में, प्रोज के स्टाइल में लिखने का ये मास्टर हो चुका था, क्योंकि या तो नॉवेल्स लिखा करता था या नॉवेल्स के साथ साथ ये पे शॉर्ट स्टोरीज ही लिखा करता था। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज शॉर्ट बायोग्राफी बाय जोसेफ कॉनरेड। ये जोसेफ कॉनरेड की एक शॉर्ट सी बायोग्राफी है। अब चलते हैं जी हम आगे।
जी, अब आ जाते हैं जी हम अपने बेसिक पॉइंट की तरफ, हार्ट ऑफ डार्कनेस विच इज़ अ नॉवल। नॉवल है जी, तो इसकी थोड़ा-सा व्यू ले लेते हैं कि ये नॉवल किस तरह का होगा। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, इन की पॉइंट्स की बेस पे ही पूरा का पूरा नॉवल चलेगा। नंबर 1, इम्पीरियलिज़्म। इम्पीरियलिज़्म, जब आप अपनी ताकत के ज़ोर पे मिलिट्री फोर्सेस की बेस पे दूसरों के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, तो वो इम्पीरियलिज़्म कहलाता है। अब कब्ज़ा किस पे हुआ था, आगे देखते हैं। रेसिज़्म, रेसिज़्म नस्ल परस्ती कहते हैं। गोले काले का जो फ़र्क होता है, काला इन्फीरियर है और जो वाइट है वो सुपीरियर है। ये जो फ़र्क होता है वो रेसिज़्म कहलाता है। ब्लैकवुड मोज़म्बिक, मोज़म्बिक के जो जंगलात हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। स्टोरी ऑफ स्क्रैबल ऑफ अफ्रीका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रैबल ऑफ अफ्रीका क्या होता है जी? अफ्रीका के टुकड़े टुकड़े करना, मीन्स कि अफ्रीका को अलहदा अलहदा कर देना, अफ्रीका को तकसीम कर देना। अफ्रीका के इलाकों को तकसीम करना, अफ्रीका की चीज़ों को तकसीम करना, अफ्रीका के लोगों को तकसीम करना, ये स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका। यू नो वेरी वेल कि दुनिया अगर पीछे थोड़ी हिस्ट्री देखें तो कॉलोनाइजेशन का बहुत ज़्यादा दौर रहा था। तो जो अफ्रीका था वो भी कॉलोनाइज्ड रहा था। तो कॉलोनाइज़ जब रहा तो उसकी तकसीम हुई हर एक चीज़ की, तो वो स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका बन गया। ये पॉइंट लाजमी तौर पे ज़हन में रखिएगा। अब कॉलोनाइजेशन कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी? लेट्स सी। यूरोपियन कॉलोनियल रोल इन 1930, 1913 में यूरोपियन कॉलोनियल रोल हुआ था जी अफ्रीका के ऊपर। वो किसने किया था, कहाँ हुआ था? लेट्स सी। बाय 7 वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स, 7 मगरबी यूरोपियन पावर्स थी, ताकतें थी, जिन्होंने अफ्रीका के ऊपर कब्जा किया था, उसको स्क्रैबल किया था, उसके ऊपर अपना जोर आजमाई की थी। नंबर 1 बेल्जियम, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 इटली, नंबर 5 पोर्टुगल, नंबर 6 स्पेन एंड नंबर 7 इज यूके। दीज आर द 7 वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स। ये यूरोप की 7 बहुत बड़ी ताकतें हैं। इन 7 ताकतों ने अफ्रीका को स्क्रैम्बल किया था, अफ्रीका को कॉलोनाइज किया था। बाय 1870, 1870 तक ओनली 10% वाज अंडर कंट्रोल। 1870 तक अफ्रीका का सिर्फ 10% जो हिस्सा था ना वो अंडर कंट्रोल था, मीन्स कि वो कॉलोनाइज्ड हुआ था, वो कब्जे में था। बट बाय 1914 इट रेज टू 90%। लेकिन जब 1914 आया, मीन्स के आफ्टर 44 ईयर्स, 44 साल के बाद जो अफ्रीका का 90% हिस्सा था ना वो यूरोपियन पावर्स के कब्ज़े में आ चुका था, यूरोपियन पावर के अंडर आ चुका था। मीन्स के कॉलोनाइजेशन 10% से बढ़ के 90% तक चली गई थी। और ये जो 7 कंट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये इनके अंडर अफ्रीका रहा है। हार्ट ऑफ डार्कनेस। अब थोड़ा सा पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं जी, कॉलोनाइजेशन क्यों हुई थी, किस तरह की हुई थी और इसके इफ़ेक्ट क्या थे। जी, तो बात स्टार्ट होती इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, सनती इनकलाब। आपको पता है कि दुनिया जदीद दौर की तरफ आ रही थी। सनत की वजह से जो दुनिया ना वो मोस्टली मॉडर्न एज बनी है। मीन्स कि जब कारखाने बने, फैक्ट्रीज़ बनी, इस तरह का जदीद दौर आना शुरू हुआ ना, तब यूरोप के अंदर सबसे पहले ये चीज़ आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। तो इस चीज़ के लिए यूरोप को ना मटेरियल की और मज़दूरों की ज़रूरत थी। इंडस्ट्री की प्रोग्रेस के लिए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, उसके अंदर जदीद चीज़ें लाने के लिए मटेरियल की ज़रूरत थी और लेबरर्स की ज़रूरत थी। अफ्रीका वाज रिच विद गोल्ड। अफ्रीका के अंदर क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा पाया जाता था, रबर बहुत ज़्यादा पाया जाता था, कॉटन बहुत ज़्यादा पाई जाती थी और यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा थी। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था, अफ्रीका जो जगह थी, वो यूरोप के लिए एक बहुत ही मददगार साबित हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरक्की के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे ले जाने के लिए जो अफ्रीका थी वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई। फिर हुई जी बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1884 और 1885 में। इस बर्लिन रेवोल्यूशन में कोई भी अफ्रीका का नुमाइंदा नहीं था। इस बर्लिन रेवोल्यूशन में उन्होंने कहा कि आज के बाद अफ्रीका मोस्टली जो होगा वो हमारे कंट्रोल के अंदर ही होगा, और अपनी मर्ज़ी से उन्होंने अफ्रीका के ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दी। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई जाएगी। ठीक है जी। जी, अब हमने इस वीडियो को किस तरह से लेके चलना है, पॉइंट्स आपके सामने हैं। इन तमाम चीज़ों को हम बारी-बारी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने पढ़ लिया है। टाइटल सिग्निफिकेंस थोड़ी सी देख लेते हैं जी। टाइटल सिग्निफिकेंस के हार्ट ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस जंगल भी हो सकता है, डार्कनेस अंधेरा भी हो सकता है, डार्कनेस जहालत भी हो सकती है। हार्ट ऑफ डार्कनेस, जंगल का दिल, जहालत वाला दिल या अंधेरे वाला दिल। ऐसी चीज़, ऐसा अंधेरा, ऐसी जहालत जहाँ पे कुछ पता ना हो कि क्या हो रहा है, जहाँ पे जुल्म हो, सितम हो, तशद्दुद हो, जहाँ पे ज़ोर आजमाई हो, कत्लो गारत हो, खून खराबा हो, वो बेसिकली हार्ट ऑफ डार्कनेस कहलाता है। मीन्स के जुल्म की इंतहा,
कत्ल की इंतहा, परेशानियों की, तकलीफ़ों की, दुख दर्द की जो इंतहा होती है वो हार्ट ऑफ डार्कनेस है। और यही चीज़ें हमें जोसेफ कॉनरेड ने इस नावल के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं। ठीक है जी? तो पहले 2 पॉइंट्स तो आपके हो गए क्लियर, टाइटल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंड वी आर लेफ्ट विद द 6। इसके अंदर आपने एक चीज़ और इंक्लूड करनी है, वो है समरी, स्टोरी भी हम इसी के अंदर ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर फॉर द टाइम। जी, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं जी सेटिंग। सेटिंग क्या है जी? थेम्स रिवर। हमारे पास ये जो सबसे ऊपर वाली आपको राइट कॉर्नर पे पिक्चर नज़र आ रही है, थेम्स रिवर है इंग्लैंड का। इस रिवर के अंदर जो आपका प्रोटैगोनिस्ट होगा मार्लो, वो बोटिंग के ज़रिए हमें कहानी सुनाएगा। ये नहीं कि कहानी लाइव कोई चल रहा होगा सेशन, कोई इस तरह से चीज़ें बयान की जाएंगी। बस एक जगह पे वो बोटिंग कर रहे हैं, बोटिंग के ज़रिए कहानी सुना रहे हैं। दूसरा होगा कॉन्गो रिवर। ये नीचे आपको जो ज़िग ज़ैग स्नेक की शक्ल में एक रिवर नज़र आ रहा है ना, ये एक कॉन्गो रिवर है। और साथ इसके आपको कॉन्गो जंगल भी नज़र आ रहा है। कॉन्गो दरिया का नाम भी है और कॉन्गो जंगल का नाम भी है। ये तीनों की तीनों जो सेटिंग्स हैं, इनका ज़िक्र आपको इस नावल के अंदर देखने को मिलेगा। जी, 1898 1898 में इस नावल को लिखा गया था और 1899 में इस नावल को पब्लिश करवाया गया था। ये जी इसकी सेटिंग में 2 चीज़ें आती हैं, प्लेस और डेट। जी, पॉइंट ऑफ व्यू, कहानी हम तक कैसे पहुंचती है? फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए, मीन्स के जो राइटर है, नॉवलिस्ट है, वो अपने पर्सनली तौर पे इस कहानी को हम तक पहुंचाता है। आई और वी का यूज़ हुआ हो तो बेसिकली फर्स्ट पर्सन नरेशन कहलाती है। जी, द वेरी इंपॉर्टेंट द कोर पार्ट ऑफ द नॉवल जो है वो हमारे करेक्टर्स होते हैं जी। करेक्टर्स आपके पास ये आपको नज़र आ रहे होंगे, मार्लो, कर्ड्स, जनरल मैनेजर, ब्रिक मेकर्स, चीफ अकाउंटेंट, पिलग्रिम्स, कैनिबल्स, रशियन ट्रेडर्स, हेल्म्समैन, कर्ड्स अफ्रीकन मिस्ट्रेस, कर्ड्स इंटेंडेंट एंड ऑन्ट। दीज आर द फ्यू करेक्टर्स विच आर द पार्ट ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये कुछ करेक्टर्स हैं जो आपको इस नावल के अंदर नज़र आएंगे। अब देखने में आपको सिर्फ 2 ही ऐसे करेक्टर्स नज़र आ रहे हैं जिनके नेम्स बताए गए हैं, बाकी किसी का नेम आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये जो 2 करैक्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं के ऊपर सारी की सारी कहानी चलती है। अब अभी एक-एक करैक्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, नंबर 1 वी हैव मार्लो। मार्लो इज़ द हीरो, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट। ये जी आपको साथ एक छोटी-सी पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये सारी की सारी इसकी क्वालिटीज़, स्ट्रेंथ और वीकनेस सारी-सारी साथ चलेंगी। जी, मार्लो हीरो ऑफ द नॉवल, हीरो है जी और इसके साथ साथ प्रोटैगनिस्ट है। ही सम काइंड ऑफ स्केप्टिकल ऑफ हिज सराउंडिंग। ये थोड़ा ना शक्की मिजाज का आदमी है। अपने इर्द गिर्द जब चीज़ों को देखने तो एक शक की निगाह से देखते हैं, उनको ना बड़ा गो थ्रू करता है कि जो सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द हो रही हैं उनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। मास्टर ऑफ स्टोरी टेलिंग, जी ये एक उस्ताद है जी, माहिर है कहानी सुनाने का, एक ये बंदा माहिर है और यही बंदा है जो बोर्ड के अंदर बैठ के कहानी सुना रहा है विद इंडिपेंडेंट माइंड। और इसके जो एक ना आज़ाद जहन का मालिक है, जहन का जो ख्याल है ना वो उसका बड़ा ही ओपन माइंडेड है, चीज़ों को बड़े ही ओपन वे में ये देखता रहता है। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके हीरो और लोग हो जाएगा। नंबर 2 पे आ जाता है जी कर्ड्स। जी, अनदर इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस। कर्ट्स जी जर्मन से ताल्लुक़ रखता है, उसका इंग्लैंड से, इसका जर्मन से ताल्लुक़ है। चीफ ऑफ इन स्टेशन, जंगल के अंदर, कॉन्गो जंगल के अंदर ना कुछ स्टेशंस बने हुए हैं। कॉलोनाइजेशन के दौर की बात है कि लोगों ने ना जो इम्पीरियल पावर्स थी उन्होंने कुछ स्टेशंस बनाए हुए थे, क्योंकि ये वहाँ पे कारोबार करते थे, चीज़ों को ख़रीदते थे, सेल करते थे। उन्हीं के लिए इन्होंने कुछ स्टेशंस बनाए हुए थे और वहाँ पे एक इनर स्टेशन था, मीन्स कि जंगल के अंदर, दरमियान के अंदर, हार्ट ऑफ जंगल के अंदर ना एक इनर स्टेशन था, ये उसका चीफ था गर्ड्स। मैन ऑफ नंबर ऑफ क्वालिटीज़, इस बंदे के अंदर बेतहाशा क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा खूबियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं। म्यूजिशियन एंड पेंटर, मौसीकार भी है और उसके साथ साथ पेंटर भी है। नोज़ द वर्थ ऑफ वर्ड्स, ये बंदा वाहिद बंदा जो अल्फाज की कदर व कीमत जानता है कि एक इंसान की जो वर्ड्स हैं ना वही उसकी रियल वर्थ होते हैं। ये था जी आपका सेकंड करेक्टर। अब थोड़े से माइनर करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ये 2 ही मेजर करेक्टर्स हैं, इन दोनों करेक्टर्स को ही आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है जी जनरल मैनेजर। बहुत से स्टेशन बने हुए हैं जी उस जंगल के अंदर और हर एक स्टेशन का कोई ना कोई मैनेजर है, कोई ना कोई जनरल है, कोई ना कोई चीफ है। एक स्टेशन है जी, उसका जो मैनेजर है उसको जनरल मैनेजर के नाम से पुकारा गया। चीफ एजेंट ऑफ कंपनी, मीन्स के इन्होंने जो कंपनी बना के भेजी थी यूरोपियन पावर्स ने, उसका ये चीफ एजेंट था। ही रन्स द सेंट्रल स्टेशन। पीछे आपने देखा ये जो नज़र आ रहा है आपको,
जी, कर्ट्स का आपको नज़र आ रहा है इनर स्टेशन, इसके साथ आगे आपको जनरल मैनेजर का जो नज़र आएगा वो सेंट्रल स्टेशन। इनर स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन, ये डिफरेंट स्टेशन के उन्होंने ना नाम रखे हुए हैं। ही इज़ एवरेज बाय लुक बट रिमार्केबल विद एबिलिटीज़। फिज़िकली तौर पे तो ये बदसूरत सा बंदा है, ये जनरल मैनेजर, लेकिन इसके अंदर जो काबिलियत है ना, वो भैया जी बहुत कमाल का ये काबिल बंदा है। फिर आ जाते हैं जी ब्रिक मेकर्स। ब्रिक मेकर एक ही है। तो ब्रिक मेकर आप कहेंगे कि ईंटें बनाने वाला, बेसिकली इसका नाम है। प्रोफेशन भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये कुछ ईंटें वगैरह नहीं बनाएगा। इसकी जो खूबी है ना, वो एक स्पाई जासूस नुमा की है। पेशे के लिहाज से तो ये ऐसा है, लेकिन इसकी जो असल खूबी है ना, या असल काम है, वो जासूसी करना है। मार्लो मीट्स हिम एट सेंट्रल स्टेशन। मार्लो जब सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है तो सबसे पहले इससे मुलाकात करता है। हिज फेवरेट ऑफ चीफ मैनेजर, पीछे जो आपने करेक्टर चीफ मैनेजर पढ़ा है ना, ब्रिक मेकर उसका सबसे पसंदीदा बंदा है। क्यों? ही सीम्स टू बी अ स्पाई, क्योंकि ये एक जासूस था और ये अपने चीफ मैनेजर का ही जासूस था। देन वी हैव द चीफ अकाउंटेंट। अब ज़हन में रख दीजिएगा जो नाम आपके सामने आ रहे हैं। मैन ऑफ, ये इफ़ लिखा हुआ है, ये ऑफ कर लीजिएगा। मैन ऑफ क्लीनलीनेस, ये बहुत ही साफ़ सुथरा रहने वाला बंदा है। ये बेसिकली यूरोपियन पावर्स को ये बंदा सिंबलाइज करता है। स्पॉटलेस वाइट ड्रेस, इसने जो लिबास पहना होता है, सफ़ेद पहना होता है, और उसके ऊपर एक धब्बा भी नहीं होता। कीप्स हिमसेल्फ टाइडी, और ख़ुद को हमेशा साफ़ सुथरा रखता है। ये इसकी खूबी है जी चीफ अकाउंटेंट की। और ये बेसिकली ब्रिटिश रूल को, इम्पीरियलिज्म को यही बंदा, रेसिज्म को यही बंदा शो करता है। देन वी हैव द पिलग्रिम्स, ग्रीडी एजेंट्स ऑफ सेंट्रल स्टेशन। सेंट्रल स्टेशन के ऊपर एक क्रू आता है। ये ना ग्रीडी टाइप के, लालची टाइप के लोग होते हैं। कैरी लॉन्ग वुडन थिंग्स, और इन्होंने बड़े बड़े लकड़ियों के ना तख्ते उठाए होते हैं। रिमाइंडिंग मार्लो ट्रेडिशनल रिलीजियस ट्रैवलर्स, हमारे नज़दीक जो पिलग्रिम जो वो तो हाजी टाइप होते हैं जो रिलीजियस सफ़र के ऊपर जाते हैं, लेकिन ये बंदे जो थे वो कारोबार के लिए आए हुए थे। तो मार्लो जब इनको देखता है तो वो ये कहता है कि शायद ये कोई मजहबी लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। दे ऑल वांट टू बी अपॉइंटेड, ये सारे चाहते हैं कि इनको किसी काम पे रखा जाए। सो दे कैन ट्रेड आइवरी। जी, ये वर्ड आपने बस जहन में रखना है, आइवरी। पूरे को पूरी जो कहानी है वो इस वर्ड के ऊपर घूम रही है, क्योंकि ये जो लोग थे ना, सारे के सारे ये जो पावर्स आई हुई थी, ब्रिटिश पावर्स, ये जो कारोबार इधर कर रहे थे ना, वो आइवरी का कर रहे थे। आइवरी क्या होती है? जो हाथी के जो दांत होते हैं ना, बड़े बड़े, उनको आइवरी कहते हैं। लेकिन यहाँ हाथी के दांत नहीं होगी, यहाँ पे कुछ डिफरेंट एनिमल्स के नाम होंगे, जो दांत होंगे ना, उनको भी आइवरी कहते हैं। जिस तरह राइनोज या जिस तरह हिप्पोस, इस तरह 2-3 एनिमल्स के इन्होंने नाम बताए हुए हैं, लेकिन आप सिर्फ ये ज़हन में रखिए कि जो हाथी के दांत होते हैं ना, बाहर जो निकले हुए होते हैं, उनको आइवरी कहते हैं। तो ये लोग इसका बिजनेस करते हैं। जो स्टेशन बने हुए थे ना, वो सारे के सारे इसी चीज़ का बिजनेस करते थे, इसकी परचेज और सेल किया करते थे। एंड अर्न कमीशन, ये चाहते थे कि आइवरी की ट्रेड करें, तजारत करें और उससे कमीशन हासिल करें। नन ऑफ देम अचीव एनी इफेक्टिव स्टेप, लेकिन उनकी जो कोशिश थी, जो ड्रीम था, वो कभी भी पूरा नहीं होता। देन वी हैव द कैनिबल्स। कैनिबल्स कहते हैं जी आदमखोर, ऐसे इंसान जो जानवर खाते हों, ऐसे इंसान जो दूसरे इंसानों को खाते हैं, उनको कैनिबल्स कहते हैं। द अदर नेटिव्स हार्ड एज अ क्रू ऑफ द स्टीमर। स्टीमर जी भाप पे चलने वाला जो बहरी जहाज़ होता है ना, उसको स्टीमर कहते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल था, क्रू था, बाशिंदे थे। तो इनको ना स्टीमर चलाने के लिए रखा गया था। लीडर ऑफ कैनिबल्स सीम्स इंटेलिजेंट, लेकिन इन कैनिबल्स का जो लीडर था वो बहुत ही ज़हीन नज़र आता था। देन वी हैव द रशियन ट्रेडर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डच कंपनी। कुछ रशियन ट्रेडर्स भी थे और ये एक डच कंपनी को जाहिर करते थे। बॉयश इन अपीयरेंस बट इंटेलिजेंट एज यूथ। ये जो रशियन ट्रेडर्स थे ना, इनकी जो लुक थी, जो नज़र आते थे ना, वो छोटे छोटे लड़के टाइप नज़र आते थे। जिस तरह ये मम्मी डैडी बच्चे नहीं होते, उस तरह बॉयश टाइप के ये थे। लेकिन जहानत के लिहाज से ये यूथ इस तरह के, जिस तरह बाबे बात करते हो। हेल्म्समैन जी, हेल्म्समैन क्या होता है? ये एक रहनुमा होता है, ये एक सरदार होता है, ये एक रीडर होता है। यंग मैन ट्रेंड बाय मार्लो, ये वो बंदा था जिसको मार्लो ने ट्रेन किया था, उसकी तरबियत की थी। पायलट ऑफ स्टीमर, और स्टीमर जिस जहाज़ पे मार्लो जाता है, ये उसका पायलट भी है और इसकी मौत भी हो जाती है। एंड दीज आर द लास्ट 3 कैरेक्टर्स। कर्ट्स अफ्रीकन मिस्ट्रेस, जो कर्ट्स है वो अफ्रीका के अंदर कारोबार करता है और यहाँ पे उसने शादी की हुई है, जिसकी एक अफ्रीकन मिस्ट्रेस है। एंड शी इज़ सो मच ब्यूटीफुल, लोडेड विद ज्वेलरी। इसने बहुत ज़्यादा सोना पहना होता है, बहुत खूबसूरत भी होती है और बहुत ज़्यादा सोना भी ये कैरी करके चलती है। कर्ट्स इंटेंडेड, इसकी एक फ्यांसी होती है जी, नेव एंड लॉन्ग सफरिंग फ्यांसी, क्योंकि ये पीछे रह रही होती है अपने घर में, और जो कर्ट्स होता है वो उसको छोड़ के अफ्रीका आ जाता है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा जो दुख में ज़िंदगी गुजार रही होती है। मार्लो मीट्स हर आफ्टर कर्ट्स डेथ। मार्लो की जो मुलाकात इससे होती है वो कर्ट्स की डेथ पे होती है और एंड पे जाके होती है। एंड लास्ट कैरेक्टर इज़ आंट। मार्लो की एक खाला होती है जी, जो उसकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है जी, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हो गए। कैरेक्टर्स के बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है वो थीम्स आते हैं जी। कहानी किस किस चीज़ के गिर्द घूमती है। सो फर्स्ट वन वी हैव द कॉलोनियलिज्म। आपको पहले ही बात बता चुके हैं कि कॉलोनियल रोल इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अफ्रीका के ऊपर कब्ज़ा हुआ हुआ था। जो ब्रिटिश पावर्स थी वो यहाँ पे आई हुई थी, तो उन्होंने कॉलोनाइज्ड किया हुआ था। कितना दुख दर्द, कितनी तकलीफ़ें दी, पूरा का पूरा अफ्रीका बांट लिया, वो सारा कॉलोनियलिज्म के अंदर है। डार्कनेस जहालत को कहते हैं, अंधेरे को। बेसिकली ये अफ्रीका की जहालत समझ लें या ब्रिटिश की भी जहालत समझ लें कि वो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, और इनकी जहालत समझ लें कि ये अपनी आवाज़ तक भी नहीं उठा सकते थे। पावर बेसिकली ब्रिटिश रूल को वो 7 कंट्रीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि वो अपनी पावर के बेस पे उन्होंने अफ्रीका के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। करप्शन जो भी स्टेशंस बने हुए थे अपने अपने हिसाब से वो करप्शन कर रहे थे। ज़मीन के ऊपर उनका कब्ज़ा था, हर एक चीज़ के अंदर वो करप्शन कर रहे थे। हिपोक्रेसी ऑफ यूरोप की मुनाफ़िकत के बारे में भी यहाँ पे ज़िक्र आपको देखने को मिलेगा। जी, देन वी हैव द सिंबल्स। सिंबल्स क्या होता है जी? एक ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ का मीनिंग दे रही होगी, वो आपका सिंबल होगा। फॉर एग्जांपल जी, कॉन्गो रिवर, हमने स्टार्ट में इसका जिक्र पढ़ा। कॉन्गो रिवर जो सिंबलाइज कर रहा होगा वो जर्नी, इंसान के सफ़र को ज़ाहिर कर रहा होगा। देन डार्कनेस 3 चीज़ों को ज़ाहिर करेगा। इग्नोरेंस जहालत को, इवल बुराई को, एंड डिके और तबाही को। जो डार्कनेस है वो इन 3 चीज़ों को ज़ाहिर करता है। आइवरी हाथी के दांत। इट सिम्बोलाइजेज ग्रीड। इंसान के अंदर किस तरह का लालच पाया जाता है वो आइवरी के ज़रिए हमें पता चलेगा। देन फॉग एंड साइलेंस। धुंध और खामोशी, कन्फ्यूजन एंड हाइडनेस को, इन चीज़ों को सिम्बलाइज करते हैं। ये जी कुछ सिंबल्स है जो इस नावल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जी। अब बात आती है जी इस स्टोरी को डिस्कस करने की। स्टोरी के बाद इंशाल्लाह हमारा जो ये नावल होगा वो मुकम्मल हो जाएगा। करंटली स्टोरी को मैं आसान अल्फाज में आपके सामने बयान करूँगा, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, और कोई मसला मसाइल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा जी। तो हम स्टार्ट करते हैं जी इस नावल की स्टोरी। इस नावल की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक दो रेफरेंस ये है कि जो मार्लो सफ़र करता है ना, उसके एक या दो मकासद होते हैं। आपको कर्ट्स की एक फियांसी बताया था, हो सकता है कि उसकी फियांसी मार्लो को एक मिशन पे भेजती कि आपने उसको वापस लेके आना है, या जिस कंपनी के अंदर मार्लो सफ़र करता है उस कंपनी का काम करने के लिए मार्लो सफ़र करता है। ये एक वॉयज पे, ये एक जर्नी के ऊपर पूरा पूरा नावल बेस करता है। तो ये दो रेफरेंसेस जहन में रखिएगा। उसके बाद आपने एक और चीज़ जहन में रखनी है कि दो कैरेक्टर्स जी हमारे, एक मार्लो दूसरा कर्ट्स, दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबियों के मालिक हैं और अपने अपने लिहाज से मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक हैं, और ये दोनों ही मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस को भी शो करते हैं। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। मार्लो इज़ अ ब्रेव सेलर। मार्लो जो है वो जहाज़ रानी का बहुत शौकीन है, बहरी जहाज़ का बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, और इसका शौक़ है जी अफ्रीका के डिफरेंट जंगल्स को, तारीख जगहों को, ख़ास कर कॉन्गो रिवर को ये विज़िट करना चाहता है। तो इसका जो ये ख्वाब था वो पूरा नहीं हो रहा होता, तो इसकी एक आंट होती है, खाला होती है, वो इसकी मदद करती है इसको जॉब लेने में। तो इसकी जो खाला होती है वो एक कंपनी में बात करती है। उस कंपनी का नाम होता है बेल्जियम ट्रेड कंपनी। उस कंपनी में बात करती है, बात करने के बाद तो इसको जॉब मिल जाती है, लेकिन उससे पहले इसका मेडिकल चेकअप होना होता है। तो इस ट्रेड कंपनी का जो ऑफिस होता है ना वो ब्रसेल्स में होता है। तो ये वहाँ पे जाता है, वहाँ का जो ऑनर होता है ना इस कंपनी का, वो इसका चेकअप करता है, इसको एग्जामिन करता है, उसको क्लियर कहता है कि भैया अब आप हमारी कंपनी में काम कर सकते हो। तो इसको एक टास्क दिया जाता है, मिशन दिया जाता है, इसने सफ़र करना होता है अफ्रीका की तरफ। जो उसका ख्वाब था वो पूरा हो गया था। तो उससे पहले ये अपनी आंट के पास जाता है ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके जो उसने इसको जॉब लेके दी थी। तो अपनी आंट का शुक्रिया अदा करने के बाद ही स्टार्ट्स हिज जर्नी, अपने सफ़र का आगाज़ कर देता है, और एक स्टीमर पे, एक भाप वाले बहरी जहाज़ पे अपना सफ़र का आगाज़ कर देता है। आपको पता है कि पुराने वक्त में ट्रेन भी ईंधन पे चला करती थी, ये बहरी जहाज़ भी उसी पे चला करता, और ये इनकी जो स्पीड थी ना वो थोड़ी स्लो होती थी। तो जहाज़ की जो स्पीड थी वो स्लो थी। स्लो होने की वजह से इसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि कुछ करने के लिए था ही नहीं। तो स्पीड स्लो होने की वजह से ये हर एक नज़ारा बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही एक्साइटमेंट से देखा करता था। शिप चासरा चल रहा था, इसकी वजह से जितनी भी पोर्ट्स आती, बंदरगाहें आती रास्ते में, हर एक बंदरगाह के ऊपर वो जो शिप था, वो जो स्टीमर था, वो लाजमी तौर पे
रुका करता था। और जहाँ जहाँ पे रुकता मार्लो ट्राइज टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, क्योंकि खासा कुछ था नहीं इसके पास करने के लिए, इसलिए ये हर एक चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करता, जंगल को, दरिया को, जंगल की तारीकी को, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ को ये देखता जाता था। जी, तो जब सफ़र ये कर रहे थे तो आसपास जंगल होते थे, जंगल के अंदर ना बिला वजह की फायरिंग शुरू हो जाती थी, ताकि लोगों को डरा सके, लोगों को धमका सकें। एक ये एमलेस, बेमकसद सी ना वो फायरिंग करना शुरू कर देते थे। अब 30 दिन तक ये सफ़र आहिस्ता 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 करते रहे। मार्लो और इसके साथ जो इसका क्रू होता है वो सारा का सारा 30 दिन तक सफ़र करता रहता है। एंड आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद इनको अपने सामने एक लार्ज रिवर नज़र आता है, एक बहुत बड़ा दरिया नज़र आता है जो कि कॉन्गो रिवर होता है। अब कॉन्गो रिवर के अंदर अपना सफ़र शुरू कर देते हैं, सफ़र करते गए एट लास्ट दे आर लेफ्ट विद 200 माइल्स, 200 माइल्स का जो सफ़र है वो रह जाता है, और ये भी वो सफ़र पूरा करते हैं। ये सफ़र पूरा करने के बाद ये उस स्टीमर से उतरते हैं, उतर के वो एक माउंटेनस रीजन के अंदर पहुंच जाते हैं, एक पहाड़ी इलाके के अंदर पहुंच जाते हैं। मार्लो देखता है कि वहाँ पे ना कुछ घर बने हुए हैं और उन घरों के अंदर कुछ लोग रह रहे होते हैं। तो मार्लो ऑब्जर्व करता है कि उन घरों के अंदर जो लोग रह रहे हैं दे आर ऑल नेकेड, वो सारे के सारे बेलबास होते हैं, सारे के सारे बेलबास होते हैं। और उनके घरों के करीब ही ना एक कंपनी स्टेशन होता है, और देखता है कि वहाँ पे लोग ना मरे पड़े हैं, भूख, प्यास, तशद्दुद, जुल्म, इस चीज़ को वो सह नहीं पाते, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की ना मौत हुई पड़ी होती है और उनकी लाशों का एक ढेर लगा पड़ा होता है। उन घरों के सामने ही ना थोड़ी से दूर फासले पे एक कंपनी स्टेशन होता है। अब नाम याद रख दीजिएगा, ये स्टेशंस के नेम चेंज होते रहेंगे। सबसे पहले कंपनी स्टेशन आता है जी। अब कंपनी स्टेशन के पास जाता है तो वहाँ पे देखता है कि जो लोग हैं ना वो बेमकसद से काम कर रहे, मीन्स कि लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। जिस तरह बच्चे बेमकसद होके खेलते रहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उसी तरह वहाँ के जो लोग थे ना वो भी बेमकसद तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ पे ये एक 6 लोगों का ग्रुप देखता है। उनके गलों के अंदर ना लोहे की ज़ंजीरें बंधी होती, मीन्स जिस तरह हम किसी को कैदी बना लेते हैं या बंदी बना लेते हैं तो ज़ंजीरें डाल देते हैं ना, उसी तरह 6 लोगों का एक ग्रुप था, उनके गलों के अंदर कुछ ज़ंजीरें भी डाली हुई थी। एंड दे वर ट्रीटिंग देम एज द एनिमल्स, वो उनको ना जानवरों की तरह उनके साथ सलूक कर रहे, जिस तरह जानवर को चलाते वक्त हम मारते हैं ना, ये उन 6 लोगों के साथ उस तरह का जुल्म और सलूक कर रहे थे। वहाँ पे उस कंपनी स्टेशन के ऊपर ना मार्लो की मुलाकात एक सफ़ेद पोश इंसान से होती है। अब मार्लो वहाँ पे तकरीबन 10 दिन रहता है। 10 दिन में सिर्फ एक ही दिन ऐसा आता है जब मार्लो की उस वाइट मैन से मुलाकात होती है, और उसी एक मुलाकात के अंदर जो मार्लो की उस वाइट मैन से मुलाकात होती है वो सिर्फ एक ही बंदे पे होती है, और वो बंदा होता है कर्ट्स। मार्लो की और इस कंपनी के मैनेजर की या चीफ की एक ही बंदे के ऊपर बात होती है, वो बंदा कौन होता है? कर्ट्स। मैनेजर चीफ उसको बताता है मार्लो को कि इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे कॉन्गो रिवर, कॉन्गो जंगल के अंदर, इस पूरे अफ्रीका के अंदर जो सबसे बड़ा आइवरी का, हाथी के दांतों का ट्रेडर है वो कर्ट्स है। इतनी तजारत पूरा अफ्रीका दूसरे ट्रेडर्स नहीं करते होंगे जितनी तजारत एक वाहिद वो अकेला बंदा करता है। उसकी बहुत सी खूबियाँ बताता है। ये तमाम खूबियाँ सुनने के बाद जो मार्लो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तो वहाँ पे मार्लो को एक नया मिशन दिया जाता है, एक नया सफ़र दिया जाता है। तो ये अपने एक नए सफ़र का आगाज़ कर देता है। उस कंपनी स्टेशन से इसको 60 काले लोग दिए जाते हैं और एक वाइट मैन दिया जाता है जो कि उनकी लीडरशिप के अंदर जाते हैं। अब ये अपना दूसरा सफ़र स्टार्ट कर देते हैं। सफ़र के दौरान जो वाइट मैन होता है ही बिकम्स इल, बीमार हो जाता है। बीमार होने की वजह से जो दूसरे ब्लैक पीपल हैं वो उसको ना उठा उठा के उसके जो सफ़र है वो पूरा कर रहे होते हैं। अब सफ़र चलता गया, लोग थकते गए, लोग बेजार होते गए, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो मार्लो को उसके आधे सफ़र में साथ छोड़ के पीछे वापस चले गए। खैर जी, जिन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ रखा, आफ्टर 2 वीक्स फोर्टनाइट, 14 या 15 दिन के बाद ये एक और स्टेशन पे पहुँचे। ये सारा सफ़र जो उन्होंने किया था वो पैदल सफ़र किया था। अब कंपनी स्टेशन के बाद जो दूसरा स्टेशन आता है जी वो सेंट्रल स्टेशन आता है। दूसरे स्टेशन के ऊपर पहुँच गए। दूसरे स्टेशन के ऊपर जब पहुँचे तो इसकी मुलाकात होती है मैनेजर के साथ। वहाँ का जो सेंट्रल स्टेशन का मैनेजर है उसके साथ होती है। ही आल्सो टेल्स अबाउट कर्ट्स। तो यहाँ का जो मैनेजर होता है ना वो भी मार्लो को कर्ट्स के बारे में ही बताता है।
सारी चीज़ें जो पिछले ने बताई वो वैसी की वैसी ही बताता है। तो जो यहाँ का मैनेजर होता है वो कहता है कि तुम्हारा जो नौकरी मिली ना तुम्हें, वो कर्ट्ज़ की कंपनी में ही मिली, तो तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। अब इसका जो आखिरी सफ़र था दैट वाज़ वेरी एडवेंचरस, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला था, तो ये अपने सफ़र का आगाज़ करता है। अब सफ़र का आगाज़ करने के लिए ही नीडेड अ बोट, तो समंदर के अंदर एक बोट डूबी हुई होती है, वो समंदर से सॉरी दरिया से उस कश्ती को निकालता है, उसको रिपेयर करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसने अपना सफ़र का आगाज़ करना था। 3 महीने तक ये अपनी उस बोट को, उस कश्ती को तैयार करता रहता है, रिपेयर करता रहता है, उसकी मरम्मत करता रहता है। और इसी दौरान इसकी मुलाकात ब्रिक मेकर से भी होती है, क्योंकि ये काम करता रहा था, अपनी कश्ती को बनाता रहता, तो इधर-उधर से लोग आते हैं, उनमें से एक ब्रिक मेकर भी था। उससे थोड़ी बहुत बात करता है, लेकिन इसको पता चल जाता है कि ही इज़ नॉट अ ब्रिक मेकर, बेसिकली ही इज़ अ स्पाई। ये एक जासूस है, तो इससे इतनी ज़्यादा बात करना उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है जी? तो इसकी जो बोट होती है वो 3 महीनों के बाद रेडी हो जाती है, तो ये अपने एडवेंचरस का आगाज़ करता है, अपने डेंजरस एडवेंचर का आगाज़ कर देता है जी। तो चलता जाता है, कश्ती के ऊपर चलता जाता है। तो अब 8 माइल का सफ़र रह जाता है, इसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं, तो जंगल के इर्द-गिर्द से ना एक ट्राइब होता है, वो इसके ऊपर हमला कर देता है। अब जब हमला करता है तो दैट वाज़ अनएक्सपेक्टेड, तो ये भी उनके रिटर्न में उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो शाम का वक़्त होता है, शाम के वक़्त धुंध आ जाती है, फॉग आ जाती है, तो जिसकी वजह से ये उस धुंध का फ़ायदा उठा के बेनिफिट लेके वो वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है जी? वहाँ से भागने के बाद ये पहुँच जाते हैं जी इनर स्टेशन में एट लास्ट मार्लो मेट विद कर्ट्स। इसकी मुलाकात कर्ट से होती है। तो कर्ट्स की पहली मुलाकात के अंदर ही इसको पता चल जाता है कि भाई जो कर्ट्स है वो किस टाइप का बंदा है, क्योंकि कर्ट्स ने आते साथ ही कह दिया माई आइवरी, माई स्टेशन, माई वर्ल्ड, माई एवरीथिंग। ये कर्ट्स के पहले अल्फाज होते हैं जो मार्लो सुनता है। वो कहता है कि हाथी के सारे दांत मेरे हैं, ये स्टेशन मेरा है, ये दुनिया मेरी है, हर एक चीज़ मेरी है। तो इस जुमले के साथ, ये इन वर्ड्स के साथ मार्लो को पता चल जाता है कि भाई ये बंदा किस टाइप का है। ये बंदा जो है कर्ज से ये दूसरों के ऊपर जुल्म भी बहुत ज़्यादा करता है, लोगों को मारता भी बहुत है। इसके इर्द-गिर्द बेतहाशा लाशें पड़ी हुई हैं, जुल्म बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो वहाँ के लोग हैं ना, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये उसकी रिमार्केबल क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी है कि दूसरों के ऊपर जुल्म करने के बावजूद भी लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो बेसिकली मार्लो वाज़ देयर टू टेक हिम बैक टू यूरोप। जो मार्लो था वो कर्ज़ को वापस लेने के लिए आया था, तो लोग तो नहीं चाहेंगे भई ये उनका सरबराह जो है वो यहाँ से जाए, तो इसलिए रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ना ये कर्ज़ को अपने साथ ले जाता है। ये उस वक़्त काफ़ी बूढ़ा हुआ होता है कर्ज़, तो रास्ते के अंदर ही जो कर्ज़ की है ना वो मौत हो जाती है। लेकिन मौत से पहले जो कर्ज़ है ना वो कुछ अल्फ़ाज़ कहता है, वो कहता है द हॉरर। दीज़ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन वर्ड्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। हॉरर हॉरर बहुत सी चीज़ों को सिंबलाइज़ कर सकता है। जुल्म को, सितम को, आगे आने वाले वक़्त को, या कुछ भी इस तरह का जो जुल्म सितम हो सकता है ना, इस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है। तो ये आखिरी जो अल्फ़ाज़ थे वो कर्ड्स के थे। अब उसकी मौत हो चुकी थी, ये वापस यूरोप आ चुका था। यूरोप आने के बाद ये इसकी फियांसे से मिलता है। तो फियांसे से मिलने के बाद उससे बताता है कि इसकी किस तरह से मौत हुई है, इसका किस तरह से जो किरदार था वो वहाँ पे मौजूद था। तो जो उसकी फियांसी है वो उससे पूछती है कि इसने कुछ कहा था। तो जो मार्लो है वो उसकी फियांसी को बोलता है कि इसके कुछ आखिरी वर्ड्स थे। तो वो पूछते हैं कौन से, तो वो कहता है ये इसके वर्ड्स थे, द हॉरर, द हॉरर। तो यहाँ पे जो वर्ड्स कहते हैं वहीं पे इस नावल का इख्तिताम हो जाता है। जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस वाज द स्टोरी। अब डेफिनेटली आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स के अंदर अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट फेल। तो ये चीज़ हम नहीं चाहेंगे। हम ये जो वीडियोस बनाते हैं आपके लिए ही बनाते हैं। तो ये जी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, एंड दिस क्वेश्चंस आर एग्ज़ाम रिलेटेड। तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, समझ लीजिए, प्रॉब्लम हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ना प्रॉब्लम हो तो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये था जी आपका फर्स्ट नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस। इंशाल्लाह वी विल सी यू सून। हम अगले नावल के में आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी तौर पे कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी तौर पे कीजिएगा। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह वी विल सी यू टुमारो।